नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है। एनडीसी निशुल्क क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो विश्वास आपने किया है और जो विश्वास हमने दिलाया है उस पर हम एकदम खरे उतर रहे हैं। और आप कितने खरे उतरते हो ये 40 दिन बाद पता चलेगा। क्यों बोल रहा हूं ये बात? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जैसे ही सेकंड ईयर जीके का पेपर रद्द हुआ था उसी रात को एकदम से उठकर मैंने तुरंत शेड्यूल तैयार किया। मैंने कहा कल सुबह ही इनको रणनीति बतानी है, समय कम है, देना है। आपको दी लगभग, ये आज तीसरी क्लास है और जीके में लगभग 11 क्लासेस हो चुकी है, यानी 14-15 क्लासेस हो चुकी है। अब तक बहुत से स्टूडेंट्स और मतलब XYZ पीछे हट चुके हैं, लेकिन हम बराबर जारी हैं। क्यों? हार हो या जीत हो, लड़ेंगे अंत तक, ये पहले ही दिन सोच लिया था। और यही कारण है कि अगर मैंने ये भी बोल दिया, मैंने कहा मैडम अगर बाई चांस आपकी कोई तबीयत खराब हो जाए, मान लो उस दिन तबीयत खराब हो गई थी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करने से, तो भी आप कोई बात नहीं, एक दिन पहले एडवांस क्लास रखो। उस दिन नहीं हो पाई, लेकिन अब भी अगर छुट्टी चाहिए तो भी एडवांस, मुझे भी अगर छुट्टी चाहिए। खैर मैंने इसमें अपने पे इतना रोल रखा नहीं है, मैंने सिर्फ 15 क्लास रखी है, 10-1 ये दूंगा और 2-4 करंट जीके की दूंगा। बच्चे बोले सर करंट जीके दो, मैं दूंगा करंट जीके, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? तैयार हो रहा है। आप जानते हैं इतना लंबा करंट जीके क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अथाह सागर है। क्वेश्चन सिलेक्शन में बड़ा टाइम लगता है और यही कारण है कि आज अभी मैं हिंदी की क्लासेस नहीं दे पा रहा हूं। रीजन क्या है? रीजन यही है, इस मनोविज्ञान के करंट जी के तैयार करते करते पूरा दिन निकल जाता है, फिर स्कूल का टाइम भी होता है। आप समझदार हैं, संडे का भी सदुपयोग किया है। तो आप निश्चिंत रहें, मैं 40 दिन तक आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूं और आपको ईश्वर करे कि ये जो पढ़ा रहे हैं उसमें से आ जाए, है ना। 85 क्वेश्चन आप पहुंच जाओ, सिलेक्शन होगा, बधाइयां बंटेगी और उन 4 आंखों में खुशियां ही खुशियां आएंगी जिन 4 आंखों को आपके सिलेक्शन का बेसब्री से इंतजार है। ठीक है? और निश्चिंत रहो, हम जीतेंगे, बस ये विश्वास मन में। बस क्लास नियमित लेते रहना, है ना। मेरी क्लास जैसे कल गैप आ सकता है, वापस दूंगा परसों, तो क्लास नियमित रहना। वैसे मैं टेलीग्राम पे सूचना कर दूंगा। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? गांधारी मोड, जैसे मैडम बोलते हैं गांधारी मोड है ये, बताइए कौन सा शामिल नहीं है? तो जो आगमनात्मक तर्क होते हैं, आगमन समझते हो, आगमन निगमन, आगमनात्मक तर्क होते हैं, उसमें सामान्यकरण होता है। अगर आपने बीएड भी ध्यान से पढ़ा है, आपने ग्रेड 3 की तैयारी की है, सेकंड ग्रेड की तैयारी की है, फर्स्ट ग्रेड की पिछली तैयारी की है, तो ये चीजें आपके ध्यान में हो। सामान्यकरण उसमें पढ़ते हैं, अवलोकन भी उसमें होता है, प्रयोग भी होता है, लेकिन उसमें कल्पना की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ऑप्शन खुद कहता है यार ये तीनों से अलग ही है ना, तीनों से अलग ही है। नेक्स्ट, विचारात्मक चिंतन। विचारात्मक यानी जिसे हम तार्किक चिंतन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तार्किक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? बहुत अच्छा प्रश्न। वुडवर्थ ने, रॉस ने, ड्राइवर ने या डीवी ने? चलिए आसान कर देता हूं आपके लिए क्वेश्चन, ये दो नहीं है। अब आती है वुडवर्थ और डीवी में से। यही बात पता चलेगी कि आप वास्तव में सही बता पाते हो या नहीं बता पाते हो, है ना। तो बताओ, देखो वुडवर्थ और डीवी में से आपको सही आंसर बताना है, जल्दी से बताओ। देखें तो आपने उत्तर दे दिया, वो तार्किक चिंतन का जब नाम आएगा तो डीवी का नाम आएगा। इसी तरह से आपसे पूछ लिया संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? सुपर फास्ट क्लास चलेगी क्योंकि अपने को 9:30 तक तो अपलोड करनी है ना। तो संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? अभिप्रेरणा, स्मृति, सृजनात्मकता, अधिगम। तो पढ़ा हुआ है वो तुरंत आंसर देगा, बाकी सोचेगा यार ये होता क्या है, आएगा ना दिमाग में, होता क्या है। तो मैंने आपसे पहले ही कह रखा है टॉपिक को पहले पढ़ लेना। मैंने शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे 20 दिन पहले ही डाल दिया कि इस शेड्यूल से मेरी क्लासेस आएंगी। अब जो अवेयर है वो पढ़ता रहे। अब जैसे आज भी ये इसका उत्तर होगा, स्मृति इसका उत्तर होगा। आज भी एक कमेंट आया, जो अपने रेगुलर स्टूडेंट है हिंदी का, मैंने वो कमेंट देखा था लेकिन बाद में डिलीट कर दिया। बोला सर आप ये जो टेलीग्राम पे कभी फर्स्ट ग्रेड की क्लास स्टार्ट कर देते हो, कभी सेकंड ग्रेड की, सर आप करवाना क्या चाहते हो? यार मैं तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड वाला जो आज ऐड डाला वो ऑफलाइन बैच का है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों वैकेंसी आई हुई है। तो एक विस्तृत हिंदी साहित्य, अभी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी नहीं है तो आपको विस्तृत हिंदी साहित्य बढ़िया तरीके से करवा दिया जाएगा, ताकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो चूके ही नहीं। इसलिए एक ऑफलाइन बैच जो है मैडम, और हमने सोचा है कि एक ऑफलाइन की तैयारी करवाता है, शानदार बढ़िया 30, 40, 50 एक ही बैच, ज्यादा अपने से पारी नहीं पड़ती ना, समय है, ऑनलाइन चलेगा। तो अब जैसे ही ऑफलाइन डाला तो उसे पढ़ो तो सही, पढ़ते हैं नहीं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
वो स्कूल व्याख्याता ऑफलाइन का मैटर। दूसरा, हिंदी की अब वो आते ही सर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ाओगे क्या, यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ाओगे क्या? मेरी बात सुनो, हिंदी की जो क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है, अब तक मैंने 71 क्लासेस करवा दी है और 200 प्लस क्लासेस का मेरा पूरा कोर्स है, वो मैं बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगा। बहुत जल्द मैं वापस हिंदी साहित्य स्टार्ट कर रहा हूं, काव्य शास्त्र प्रारंभ करने जा रहा हूं। ऑनलाइन में जो चल रहा है उसमें कोई व्यवधान नहीं आने दूंगा, चिंता मत करो। एक ऑफलाइन बैच का बहुत से स्टूडेंट घर आके जा रहे थे बार बार, तो वो मैंने लगाने की सोची है, ताकि इसी बहाने क्या है, थोड़ा बहुत मैं भी कई हिंदी साहित्य को थोड़ा और अपडेट कर लूंगा ऑफलाइन स्टूडेंट्स के सहयोग से। तो इसलिए मैंने सोचा कुछ बढ़िया और विस्तृत पढ़ाते हैं थोड़ा सा, है ना। वैसे ही मुझे कहा जाता है सर आप बहुत ज्यादा विस्तृत पढ़ाते हो, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर के माध्यम से इस बहाने थोड़ा और अच्छा पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से बढ़िया पढ़ेंगे और बढ़िया पढ़ाएंगे। फर्स्ट पेपर पूरा मैडम संभालेंगे। तो स्कूल व्याख्याता कि कोई भी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है, 9 तारीख को एक एंट्रेंस टेस्ट रखा है, उसे जरूर दें। जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो देने का प्रयास करें, और जो बीकानेर से बाहर के हैं उनके लिए देखते हैं, कोई टेलीग्राम पे बता देंगे आपको जो भी सूचना होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति यानी भूलना, भूलने का क्या कारण नहीं है? मानसिक द्वंद, बिल्कुल भूल जाओगे। अगर परिवार में कलह की स्थिति होती है ना, झगड़ा फसाद कोई टेंशन, भूल जाओगे। स्मरण करने की इच्छा से भूलते हैं क्या? सीखने की दोषपूर्ण विधियां, गलत तरीके से सीखते हो। स्टूडेंट क्या करता है, रट्टा मारता है, किसी चीज को गलत तरीके से सीखता है, जिंदगी भर याद नहीं रहता। वरना हिंदी में वर्ण टॉपिक में मैंने बता दिया, तिचौ पांत ह स्वरा सगोसा, तिचौ पांत ह स्वरा सगोसा, तीसरा चौथा पांचवा अंत स्वर और ह, ये सारे क्या है, सगोस व्यंजन है। द्विचय उसमें महाप्राण है, दूसरा चौथा महाप्राण, तुरंत याद रहेगा। सही तरीके से सीखो, सही तरीके से। निःशुल्क शिक्षा ही नहीं, बल्कि आपको, आप सोचते हो, सारे सोचते हो कि सर एनडीसी क्लासेस का मतलब नरेंद्र दान चारण होगा। गलत सोचते हो, ये एक सस्पेंस है। इस एनडीसी की फुल फॉर्म क्या है नहीं पता, लोग मेरे नाम से ले लेते हैं, लेकिन नहीं, इसकी सही फुल फॉर्म आने वाले समय में जरूर बताएंगे, है ना। आपको पढ़ने का एक तरीका भी आना चाहिए। तो देखिए, स्मरण करने की इच्छा, याद करने की इच्छा हुई मेरी, इससे कभी मैं भूलूंगा क्या? नहीं होता। बाकी तीनों चीजों से बोझो, सीखने में कमी है तो भी भूल जाओगे, लेकिन सीखने की इच्छा करने से कभी आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट, पूर्व अनुभव। अपने पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। मतलब आप पूर्व अनुभवों के आधार पर जब किसी भी संवेदना को जब अर्थ प्रदान करोगे तो ये क्या कहलाएगा, आपको इसका उत्तर बताना है। देखो बताओ, देखें क्या होगा। पूर्व अनुभव के आधार पर जब आप संवेदना को अर्थ प्रदान करते हैं उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अच्छा, प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? इसे ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ज्ञान की दूसरी सीढ़ी कहा जाता है। अच्छा, कल वाली क्लास की मैंने पीडीएफ नहीं डाली होगी पीपीटी की, वो टेलीग्राम पे मैं अभी देर रात को अपलोड कर दूंगा, और ये पीपीटी कल मैं दिन में कर दूंगा, ठीक है? ओके। हो सकता है किसी ने कमेंट कर दिया हो, लेकिन मेरे दिमाग में पहला ही आ जाता है कि स्टूडेंट क्या चाहता है। और मैं हमेशा मैडम से भी ये बोलता हूं, मैडम आप स्टूडेंट को किस तरीके से सरल तरीके से समझा सकें वैसा तरीका अपनाएं। कोई छोटी मोटी गलतियां होती है उसे इग्नोर करें, कोई दिक्कत नहीं, अपन वापस सुधार देंगे। भगवान नहीं है, इंसान है, इसलिए गलतियां होगी। आप गलतियों से कभी मत घबराना, है ना। और जिसको आलोचना करनी होती है ना, उसे चाहे कितना ही कर दें, लेकिन वो आलोचना करके ही जाएगा। ऐसा को मैं तुरंत हाइड फ्रॉम चैनल करता हूं, बस मेरा यही सिद्धांत है। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सृजन शास्त्र है या सृजन शास्त्र है? बस यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तो टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है कई बार। सृजन शास्त्र है या सुजनन शास्त्र है, तो ये दोनों तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपको तो पता लग गया, जो पढ़ के आ रहा है उसे पता है कि सृजन है या सूजन है ना। पिता से जुड़ा हुआ है, बताओ देखें किसका है? तो वो आपको पता चल गया होगा, गाल्टन। और ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? 1883, है ना, 83। अब 1883 सन, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट्स को पता होगा ये कौन सा सन है, इसमें किसने पहली बार इतिहास लिखा था या नहीं लिखा था, दिमाग में आ जाएगा। चलिए, युयुत्सा क्या है? युयुत्सा, अब हिंदी वाले कहते हैं सर युद्ध करने की इच्छा, नहीं। युयुत्सा क्या है? ये एक चिंतन है, कल्पना है, संवेग है, या मूल प्रवृत्ति है? तो आप कहोगे सर मूल प्रवृत्ति है, और इसका जो संवेग होता है वो होता है क्रोध। यही कहोगे या कुछ और कहोगे? बोला सर बिल्कुल यही कहेंगे। बताओ देखें, शारीरिक विकास का क्रम एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है?
कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम नहीं है, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। अगर पढ़ा हुआ है तुरंत याद आएगा द्रुतगामी। अब मैं क्यों बोलता हूं कि पढ़ा हुआ है, वो इसलिए बोलता हूं भाई, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आप अगर टॉपिक को पढ़कर चाहे 2 घंटे ही पढ़ा, चाहे पिछले किसी भी सर के नोट्स पढ़े, कोई आप जहां भी आपने ऑफलाइन कोचिंग की, ऑनलाइन की, पिछली बार किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जो सेवा करने वाले वो भी अच्छा पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पढ़ा हुआ है यकीनन इसका उत्तर निकाल दोगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी इसमें से एक विकास का सिद्धांत नहीं है, वो विकास का नहीं है। मैं आपको यह भी पहले ही बता देता हूं, वो विकास का नहीं, वो अधिगम का सिद्धांत है। अब मुझे बताओ वो कौन सा सिद्धांत है। तो जिसने पढ़ा है वो तुरंत जानता है इसका उत्तर, और वो जानता है ये रहा उत्तर, अनुकूलित प्रत्यावर्तन। ये विकास का नहीं बल्कि ये अधिगम का सिद्धांत है। अब आप सोचो, मैं कोई मनोविज्ञान का टीचर थोड़ी हूं, बोला सर मनोविज्ञान, लेकिन जब भी शिक्षण विधियां सिलेक्शन के दौरान, जब शिक्षण विधियां और मनोविज्ञान को तैयार किया था, तो इस कदर तैयार किया था कि वास्तव में बहुत अच्छे से जो है इन चीज को समझा भी, फिर पढ़ा, फिर बाद में थोड़ा बहुत कहीं रट्टा भी मारना पड़ता है। अब ये जब चीजें पढ़ते हैं तो वो जानी पहचानी लगती है, फिर उन चीजों को थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, ताकि इन फ्यूचर मनोविज्ञान की टेंशन भी अपने चैनल से खत्म हो जाए कि हिंदी के अलावा एक छोटा सा पार्ट मनोविज्ञान भी मैं संभाल सकूं। इसलिए और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, वरना थ्योरिकल में तो एक बार मेरा फर्स्ट जो बैच था 2013 स्टूडेंट का था, मात्र 13 स्टूडेंट थे, किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाने गया, वहां से वो बच्चे संतुष्ट नहीं हुए मनोविज्ञान से, जो भी वहां पढ़ा रहे थे, बोला सर आप पढ़ा दो। तो मैंने कहा मैं यहाँ कैसे पढ़ाऊं, तो वो पर्सनल बच्चे आए थे, 13 स्टूडेंट पढ़ने आए थे, उनमें से शायद 3 या 4 का, जो साइंस के थे कुछ बच्चे, तो 3 या 4 का सिलेक्शन हुआ था, और मनोविज्ञान मैंने उनको बहुत बढ़िया तरीके से करवाई थी। तो ये चीज है, मेहनत करते हैं ना तो हम किसी भी सब्जेक्ट पे महारत हासिल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह, बहुत अच्छा प्रश्न है, मनोयोगात्मक या फिर भावात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर भावात्मक, या फिर उच्च स्तरीय चिंतन कौशल या संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो आपके कल वाली क्लास भी यहां काम आएगी। इसका उत्तर आपने दे दिया होगा भावात्मक। आप उसे मतलब समझा बुझा के और यूं कह सकते हैं प्यार से समझा सकते हो, बाकी आप किसी तरीके से उसको नहीं समझा सकते। मानव विकास आज जीवन चलता रहता है, ये एकदम क्लियर बात है। यद्यपि 2 व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, कभी भी नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। हाँ, बराबर नहीं होते, हर चीज अलग होती है, लेकिन सामान्य का मतलब यह हुआ जो एकदम यूं कह सकते हैं कि निरोग हैं, जो एकदम निरोग हैं, जो औसत रूप से जिस शरीर के अंग का विकास जिस दृष्टि से होना चाहिए उनका वैसा ही विकास हो रहा है, वैसा ही वो अधिगम कर रहे हैं, तो वो सामान्य बालक है। तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? बस सिंपल सी बात है। तो साफ साफ इसने उत्तर दे दिया, सामान्य बालक हैं तो सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत होता है। कौन सा होता है? सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत होता है। अब बात 12 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था में जो सृजनात्मकता, तो ये आप जानते हैं सृजनात्मकता है, आप समझ गए होंगे कि वहां वो सृजन नहीं सृजन था, पढ़ने वाले समझ जाते हैं, कि विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित है? किशोरावस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता जरूरी है, अपेक्षित है? तो उसका उत्तर होगा अपसारी, मूर्त, सामान्य या अभिसारी। उत्तर आपने दे दिया होगा, इसका उत्तर होगा अपसारी चिंतन। ठीक है। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं को सही कूट चुने। बिल्कुल चुनते हैं। एक चीज देखिए, यहां पे इनको ऐसे क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा सा ढंग से उत्तर देना, जल्दबाजी कभी मत करना। ये कह रहा है कोहलरबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है, तो इससे एक क्वेश्चन यहां क्लियर हो जाता है कि नैतिक विकास सिद्धांत कोहलरबर्ग का है के अनुसार उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली जो नैतिक अवस्थाएं, ये अवस्थाएं हैं, का सही कूट जो है वो बताओ, इनमें से कौन सा है? बताओ, देखें कौन सा है। तो देखो, इनमें से जो नैतिक अवस्था इनमें से कौन सी है? तो एक तो है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, और एक है सार्वत्रिक नीति परक सिद्धांत उन्मुखता। तो 4 और 1 किसमें है? ये उत्तर इसका होगा। अब मैं आपको बता रहा था, जैसे जीके के आज राजस्थान का इतिहास का संपूर्ण टेस्ट हो गया, नेक्स्ट टेस्ट जो आने वाला है ना,
शायद कल ही वही है, 1857 की क्रांति। कल 1857 की क्रांति का ट्रस्ट, 1857 की क्रांति है, उसमें जनजातीय आंदोलन है, ये कुछ टॉपिक है। जहां तक चेक कर लेंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं आए, एक दो कई बार आ जाता है, सभ्यता में आ जाता है, स्टूडेंट हाय तौबा करते हैं। वो कौन करते हैं हाय तौबा? जो मतलब सिर्फ हाय तौबा ही करते हैं। अरे यार थोड़ा बहुत आसपास से आ जाते हैं क्वेश्चन तो वो पेपर में भी आते हैं। अभी रीट में रद्द हो गए, हिंदी में रद्द हो गए, फर्स्ट लेवल में रद्द हो गए, फर्स्ट ग्रेड में रद्द हो गए, 9 क्वेश्चन। क्या कर लिया अपन ने? तो इस चीजों को हवा नहीं बनाना चाहिए, हवा जहां बनाना चाहिए वहां बनाना चाहिए। एक आध सुनारी सभ्यता बता दी या बागोर बता दी तो हो अल्लाह करने लगता है, ये गलत तरीका है। अब मैंने आज 1857 की क्रांति का पेपर 12 नंबर पेपर मैडम को दिया है, उसमें मैंने पिछले एग्जामों के सारे क्वेश्चन अपलोड डाल दिए। मैंने कहा जितने क्वेश्चन है ले लो, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा जैसे 13वां पेपर होगा उसमें आप यूं मानिए कि लगभग 170 क्वेश्चन तैयार किए हमने, लेकिन 170 का बहुत बड़ा पेपर हो जाएगा। तो वो पेपर हमने तैयार कितना करना, 100 का, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि टेस्ट सीरीज, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लॉन्च की है ना, आज से ही स्टार्ट कर दी। 5 जुलाई से टेस्ट अपलोड होना स्टार्ट होंगे, आज से लॉन्च कर दी। 5 जुलाई के बाद उसका मूल्य बढ़ जाएगा। अभी मात्र 1 रुपया एक टेस्ट रखा है, 1 रुपया एक टेस्ट, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आज 1 रुपये की, ठीक है। तो आप यूं मान लीजिए ये जो एक्स्ट्रा 70 क्वेश्चन है, ये वहां एक एक्स्ट्रा पेपर बना के दे दिए जाएंगे। जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो यहां करवाने का समय नहीं मिलेगा, तो वो हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे, ताकि आप क्या है बैठे बैठे फटाफट दिन में जैसे ही थोड़ा पढ़ने का मन हुआ कि उब गए, काफी देर हो गई, टेस्ट निकाल लो, फटाफट क्वेश्चन देख लो। समझ रहे हो बात आप? तो ये तरीका जरूर। और मैं कल या परसों में 5 से पहले आपको ये भी बता दूंगा कि आप पेपर हल करने के बाद उसके आंसर आपको कहां मिलेंगे, ये बता दूंगा। चलो छोड़ो, एक चीज और, पीडीएफ भी आप तक डालने की कोशिश करेंगे, उसी ऐप में पीडीएफ डाल देंगे ताकि पीडीएफ के माध्यम से आप टेस्ट देख सको। बस मस्त रहो, आनंद करो, मौज करो, लेकिन सिलेक्शन देख के जाओगे, बस बात सीधी सी ये है अपने। हाँ, तो प्रश्न क्या है? अरे बढ़ाएंगे, तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत करनी है, अभी हार मानने वाला नहीं हूं। मुझे अभी तक निःशुल्क शिक्षा में 1 नंबर नाम चाहिए अपना, 1 नंबर, मतलब 1 नंबर। मेरे एक कोरोना में हमने भी परिवार में एक क्षति हुई थी हमारे, जो मेरे रिश्ते में मामा जी लगते थे, है ना, तो वो हमेशा एक बात बोलते थे, वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे। वो एक बात बोलते थे कि मैं तो अपने लाइफ में किसी भी पेशे में होता ना तो 1 नंबर होता। बस वही चीज है कि मैं आज एज ए टीचर यहाँ हूं तो मैं 1 नंबर होने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, मुझसे बहुत आदरणीय बैठे हैं, लेकिन मैं प्रयास तो कर सकता हूं ना, उसमें तो मना ही नहीं है। इसी तरह से आप जब तैयारी कर रहे हो ना तो सारा 1 नंबर की करो, पीछे रहना ही नहीं है। सर कट ऑफ कितनी रहेगी, मैं कांटे पे हूं, काय का कांटे पे, 1 नंबर रहना है। जोड़ अभी तुम्हारे पास कितने दिन पड़े हैं? लगभग 27-28 दिन पड़े हैं ना, जोड़ लगा तो 85 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। तुम अगर 6 घंटे पढ़ रहे हो 8 कर दो, 8 पढ़ रहे हो 10 कर दो, 10 पढ़ रहे हो 12 कर दो, 12 पढ़ रहे हो 14 कर दो। सर ये क्या बोल रहे हो? अरे मैंने पढ़ा है 17 घंटे स्टडी किया पूरे 2 महीने तक कंटिन्यू, मरोगे नहीं, चिंता मत करो। 14 पढ़ रहे हो 16 कर दो, बहुत है, कोई बात नहीं, 1 महीने तो पढ़ना है, उसके बाद जी भर के सो जाना। लेकिन सारे नहीं मानते, सारे मानते सारों का सिलेक्शन हो जाएगा ना, ये तो वही मानेंगे जिनको सिलेक्शन चाहिए। चलिए, हाँ, तो वो एक व्यक्ति नैतिक को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखता है। एक व्यक्ति है जो नैतिक को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखता है। यह विशेषता कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर से संबंधित है? उत्तर आ गया, उत्तर परंपरागत स्तर। कौन सा है? उत्तर परंपरागत स्तर। मजाल है क्वेश्चन गलत हो जाए। चलिए, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी उन्मुखता किशोरावस्था से संबंधित है? बताओ, देखें, फुल एनर्जेटिक क्लास है, रात को 9:30 बजे, अभी 10 बज रहे होंगे, है ना, बताइए, देखिए, तो वो संबंधित है, वो है सामाजिक अनुबंध से संबंधित, साधनात्मक उद्देश्य से नहीं है, दंड और आज्ञाकारिता से। क्यों? नैतिक विकास की बात है तो दंड और आज्ञाकारिता कहां? साधना नैतिक विकास में कहां? उत्तम लड़ाकू या लड़का, उत्तम लड़का या अच्छी लड़की, ये नैतिक विकास में नहीं बल्कि सामाजिक अनुबंध, राइट, इसका होगा सामाजिक अनुबंध। निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलरबर्ग के द्वारा, देखो अब इस प्रश्न को अगर आपने ढंग से पढ़ा है, कोहलरबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किसकी ओर संकेत करता है? सामाजिक अनुबंध।
अब अगले प्रश्न में आ जाओ, प्रश्न चेंज कर दिया। कौन सी उन्मुखता कोहलरबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? बस वही उत्तर है, सेम। दंड आज्ञाकारिता नहीं, नहीं, नहीं। तो सर आपने 2 बार क्यों दिया? लैंग्वेज, बस लैंग्वेज का खेल था, लैंग्वेज का खेल था। पीछे पेपर में, एक पेपर में अलग लैंग्वेज में आया था, दूसरे पेपर में अलग लैंग्वेज में, फिर भी कईयों को याद नहीं आता। इसलिए मैंने दिया कि हर प्रश्न में उत्तर छिपा होता है। स्मार्टली, एक तो पेपर का जो फोबिया होता है ना, वो खुद पे हावी मत होने दो, निडरता के साथ रहो, है ना। वो राजपूत थे, वो आगे बढ़ते थे, मरते थे, लड़ते थे, लेकिन कभी न रुकते थे। श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी में कुछ पंक्तियां हैं इस प्रकार से, हमारे राजस्थान राजपूताना के बारे में, राजपूतों के बारे में, भीलों के बारे में, कि किस प्रकार से हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने वीरता दिखाई थी, शानदार वीरता दिखाई थी। ये चीज होती है, मतलब लड़ना है, दिमाग से काम लेना है ना। हार मानना ही नहीं है, हार हमारे खून में ही नहीं है, दिमाग में ये बिठा लो। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था, किसकी? व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एरिक्सन का है कि व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था जो है वो कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ। ये अवस्थाएं हैं अलग अलग, परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका, संभ्रांति, प्रगाढ़ता बनाम विलग्न, उत्पादनशीलता। तो इसका उत्तर होगा, अब तक देखो ये अवस्थाएं, ये पढ़ लेना, मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहा है थोड़ी। ये अवस्थाएं थोड़ा देख, 8 अवस्थाएं बताइए शायद एरिक्सन ने, नहीं बताइए क्या? 8 अवस्थाएं बताइए भाई, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। के अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। अब मुझे बताओ, नैतिक विकास शब्द आया, ये परिभाषा नैतिक विकास से संबंधित है, तो यहां पर बांडुरा भी है, एरिक्सन भी है, जैंडेन, बैरोन, और तो ऊपर वाले 2 तो आप मुझे पता है नहीं करोगे, है ना, यही दिमाग में आएगा क्या? चलिए देखते हैं। लेकिन ये परिभाषा क्या है? नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है, खाली स्थान पर। तो इसका उत्तर बैरोन। क्या उत्तर है? बैरोन। इस प्रश्न को बिल्कुल याद कर लेना। और आपको अगर लगे कि सर इस प्रश्न का उत्तर जो है किताबों में दिया हुआ है, लेकिन सर ये गलत है, तो आप कमेंट करके बताएं, लेकिन श्योरिटी होनी चाहिए। मैं देखता हूं अक्सर हम लोग 20-20 डाउट निकालते हैं, जैसे बच्चे कमेंट करते हैं सर 30वां गलत है, सर 67वां दोबारा देखना, सर 30वां 15वां दोबारा देखना। तो हम 20 क्वेश्चन जब डाउट के लिखते हैं, बाद में जब हम चेक करते हैं तो उसमें से 3 से 4 प्रश्न ही मान लो डाउट वाले होते हैं, बाकी 17 क्वेश्चन एकदम राइट होते हैं। तो ऐसा नहीं, आप कंफर्म हो तो ही कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट है, किशोरों में आक्रामकता होती है, बिल्कुल पूछो ही मत, इतनी आक्रामकता होती है। तनाव तो पूछो ही मत। तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ। देखें, किशोरों में आक्रामकता, तनाव, तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? वो है मानव शास्त्रीय सिद्धांत करता है, याद रखना है ना। और ये मानव शास्त्रीय सिद्धांत दिया किसने था? यहां से एक प्रश्न और निकाल देते हैं अपन, बताओ। देखें, तो आपने पढ़ा होगा रूथ बेनेडिक्ट, ऐसा कोई नाम पढ़ा है क्या? रूथ बेनेडिक्ट, या नहीं पढ़ा? और या एक आपने पढ़ा होगा मार्गरीड नीड, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, या नहीं पढ़ा? ये 2 नाम आते हैं मानव शास्त्रीय सिद्धांत को लेकर, मार्गरीड नीड, है ना, मार्गरीड मीड एक नीड है, ऐसा कुछ है, ठीक है। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक और बालिका मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर बढ़ते हैं। ये किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको याद होनी चाहिए। मैं ये तब की बता रहा हूं, 2016 से मैं इस परिभाषा को पढ़ता आ रहा हूं, और ये वास्तव में इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में 1-2 बार पूछी भी, 1-2 बार क्या ज्यादा बार पूछी गई है। ये जर्सिल्ड की परिभाषा बताई जाती है, किसकी? जर्सिल्ड। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। नैतिक विकास का जो है स्तर है वो नहीं है, बताओ। नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता या नैतिक सापेक्षता? तो नैतिक यथार्थवाद क्या सुना होगा, समानता के बारे में सुना होगा, सापेक्षता, लेकिन नैतिक अधिकार कोई आपने नहीं सुना होगा। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, पियाजे ने, ये पियाजे है, ये दिए कब थे? आप ये बताओ, ये सिद्धांत जो बताए थे नैतिक विकास के स्तर, ये बताए थे
32 में, और कुल बताए थे 2 चरण, और अवस्थाएं पूछ ले तो 4 अवस्थाएं। बस इतना ही तो बताया था, और क्या बताया था? ज्यादा माथाबोड़ी करनी क्यों है, ज्यादा विद्वान बनना ही क्यों है? कोहलरबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। इस परिभाषा को दोबारा पढ़ो। कोहलरबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल, वफादार का होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं। वह है कौन सा है वह स्तर? वो है पश्च परंपरागत। दूसरों, शब्द आ गया दूसरा, दूसरों के प्रति, यानी पश्च परंपरागत। किशोर स्वयं के लिए एक समस्या होता है, लो कर लो बात। किशोर मतलब एक स्वयं के लिए क्या होता है? समस्या होता है। और जब भी कोई समस्या होती है, जैसे किशोर ज्यादा बदमाशी करने लगता है, जब आप किशोर थे, मैं किशोर था, जब हम ज्यादा बदमाशी करते थे तो घरवाले क्या करते थे? एक कमरा लेते थे, उस कमरे में क्या करते थे? लॉक कर देते थे। इसीलिए किशोर कोई भी समस्या उत्पन्न करे, किशोर समस्या उत्पन्न कर रहा है, उसे लॉक कर दो, हर लॉक। ये परिभाषा किसकी है? हर लॉक की परिभाषा है। 24 नंबर आप क्वेश्चन देखो। बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? बताओ देखें। वृद्धि और विकास का अगर अध्ययन करना है, याद कर लो, छाप लो दिमाग में कि वृद्धि और विकास का अगर अध्ययन करना है तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो वो विधि होगी विकासात्मक विधि। किसने दी है? अगला प्रश्न पूछ लिया आपसे, तो वो होगा पियाजे। कौन होगा? पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण किशोरावस्था का नहीं है? बताओ, एक गुण ऐसा है जो किशोरावस्था का नहीं है। तो देखते हैं, सामाजिक संबंधों एवं संपर्क में बढ़ोतरी करना। निश्चित रूप से किशोर की आदत होती है, वो कॉल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में मिलता है, बड़े लोगों में बैठने का प्रयास करता है, और उसे जो भी थोड़ा समाज में पावरफुल इंसान होता है उसको, उसके नंबर अगर मोबाइल में सेव कर लेता है ना, तो भी अपने आप को, अच्छा फलान सिंह का नंबर है, अपनी बात हुआ है ना, तो वो चाहता है कि बस मैं दिखाऊं कि देखो इतने बड़े बड़े लोगों से मेरे संपर्क हैं। समूह के प्रति निष्ठावान होना, बस वो गैंग तो उसी वक्त बनती है ना, फलानी गैंग। अब बात होती है तर्कशीलता का विकास होना। तर्क उसके पास होते नहीं है, लेकिन वो गलत कुतर्क दे देकर वो तर्कशीलता का विकास कर रहा होता है। आत्म केंद्रित, गलत बात। आत्म केंद्रित विशेषता जो है वो शेषवावस्था की है। जब बालक शिशु होता है तब वो क्या रहता है? खुद में ही रहता है, आत्म केंद्रित रहता है। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? बताओ देखें, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर, अभी पढ़ा था ना पश्च परंपरागत स्तर, पश्च पारंपरिक स्तर, मैं कहता हूं पढ़ी हुई चीज बार बार रिपीट होगी, के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। बताओ देखें इसका उत्तर क्या होगा? बताओ। तो कोहलरबर्ग आ गया, अरे तुम दिमाग नहीं लगा रहे हो, लगाओ। कोहलरबर्ग आ गया, नैतिक विकास आ गया, पश्च पारंपरिक स्तर आ गया। ये चीज आपने पढ़ के नहीं आए थे क्या? सामाजिक अनुबंधन है, व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। छप जाएगा प्रश्न। कंसंट्रेशन, एकाग्रता रखो, सिलेक्शन होगा तुम्हारा। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है? बताओ देखें, कोहलरबर्ग ने जो चरण दिए हैं नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है? अब प्रश्न थोड़ा सा टफ पूछ लिया, लेकिन हम हार थोड़ी मानेंगे, हम हार तो मानेंगे ही नहीं। बताओ देखें, मैं आपको कहता हूं अगर जिसने दिमाग लगाया है ना उसने इसका उत्तर दे दिया होगा। अब ज्यादा दिमाग लगा लिया, यहां इसने कंफ्यूज कर दिया चौथे चरण की, जबकि आप फिर सामाजिक अनुबंध पे जाओगे, लेकिन यहां चौथे चरण की विशेषता है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। क्या है? कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। 2 सेकंड पानी पी लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, यही अगला क्वेश्चन ये है। हाँ, कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक जो मानदंड है अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है। बहुत बढ़िया परिभाषा है भाई, है ना। मानता है, इसको जाना जाता है। किस तरीके से जाना जाता है? मतलब कुल मिला के यूं कहना चाहता है ये कि वो चाहता है कि समाज में जो नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, कोई व्यक्ति अगर उसको फॉलो कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो कौन सा स्तर होगा? निश्चित रूप से आपका दिमाग जाएगा यहां, नैतिकता का परंपरागत स्तर। नैतिकता के परंपरागत स्तर को वो क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। भावात्मक विकास के बारे में आपने सुना है, को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जाता है? मतलब भावात्मक विकास को
किसके संदर्भ में बेहतर समझा जाता है, तो वो होता है बौद्धिक विकास। वो किसमें होता है? बौद्धिक विकास। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन था, यह कथन था। क्या था यह कथन? बताओ देखें। यह कथन था डगलस एंड हॉलैंड का, वुडवर्थ का, वुल्फ एंड वुल्फ का, या फिर हरलॉक का? ये तो बड़ा कठिन सवाल है वैसे, लेकिन आपको याद अगर है कि वातावरण में वे सब बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित किया। मैंने कठिन सिर्फ जानबूझ के बोला है, ये बहुत कॉमन परिभाषाओं में से एक है, वुडवर्थ की परिभाषा है ये। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिज्म होता है ना? नार्सिज्म बोला है, नार्सिज्म। नार्सिज्म यानी स्व प्रेम की भावना का गुण अत्यंत प्रबल, खुद से प्रेम। अभी हम पढ़ के आए, अब भी पढ़ के आए, अगर कोई गलत करता है अब तो बहुत गलत बात है ना? आपको पता है नार्सिज्म यानी फ्राइड नहीं तो कहा है नार्सिज्म, कहा किसको? शैशवावस्था को। खुद में केंद्रित रहता है, आत्म केंद्रित रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है। विकास आनुवंशिकी का परिणाम है। क्या है? क्या विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा तय होता है? क्या ऐसा होता है क्या? विकास एक संचयी प्रक्रिया है। सही है। हाँ, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं। क्या ये सही है? क्या इसमें से सही है? विकास एक संचयी प्रक्रिया है। आप सोचोगे सर संचयी प्रक्रिया, बिल्कुल संचयी प्रक्रिया है, क्योंकि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अभी हम पढ़ के भी आए हैं, याद रखोगे, कनेक्टिविटी रखो, मतलब लिंक करके पढ़ते रहोगे। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क्या विकास रेखीय होता है? क्या विकास पूर्वानुमेय होता है? क्या विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया? ये तो बात एकदम सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये बात भी सही है, मैंने अभी आपको बताया है ना? और विकास पूर्वानुमेय होता है, ये भी सही है। विकास रेखीय नहीं होता है, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है। बच्चा जो कि एक विशेषता, जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, कोई एक विशेषता उसमें उच्च है या फिर निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी। यह बयान के महत्व पर जोर देता है। किस बयान के महत्व पर जोर देता है? बताओ देखें, किस पर जोर देता है? तो देखो सीधी सी बात है, बच्चा जो कि एक विशेषता है, जो मौखिक क्षमता चाहे उच्च है या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगी। मतलब कोई चीज जो उसे जन्म से मिली वो बाद की उम्र में रहेगी, ये बयान मतलब सीधी सी बात है, उसमें वो गुण अनुवांशिक है। और जो कुछ चीज अनुवांशिक है वो पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। अगर मान लो कि मेरे में कोई अगर क्वालिटी है या कोई कमी है, तो निश्चित रूप से कोई जो मुझे अनुवांशिक रूप में मेरे में आई है तो वो हमेशा बरकरार रहेगी। जैसे मेरे में ज्यादा बोलने की आदत है तो वो चीज अब हटेगी नहीं, वो मैं ज्यादा बोलूंगा ही बोलूंगा। पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं, आगे भी बोलता रहूंगा। समझ रहे हो? आनंद लीजिए, नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्लास का टाइम 9:30 बजे रखा है। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, उसे क्या बोलते हैं? केंद्रस्थ, आत्मकेंद्रस्थ, जननात्मक, ये क्या है? एनिमिज्म, या इनमें से कोई नहीं? तो सीधी सी बात है आत्मकेंद्रित। इसमें क्या होता है? इसमें होता है ना, मतलब क्या करता है कि खुद का जो दृष्टिकोण होता है, खुद के दृष्टिकोण को तो सही माना जाता है, मतलब सबसे राय ली जाती है, खुद के दृष्टिकोण को सही माना जाता है, जबकि दूसरों के दृष्टिकोण को नकारा जाता है। आत्मकेंद्रस्थ। ठीक है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये बात किसने कही थी? बहुत अच्छी परिभाषा दे दी। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, मतलब वातावरण वह शक्ति है जो हमें बहुत रास आती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें बहुत रास आती है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें बहुत रास आती है। भूलोगे ही नहीं कभी। नेक्स्ट, डैश 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 की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। बताओ देखें, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि और सुनने की इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है? तो वो उसका उत्तर अब तक आपने दे दिया होगा। 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक की जो दृष्टि और श्रवण इंद्रियां हैं वो पूर्ण विकसित हो जाती है। आपसे अगर पूछा जाए कि चिंतन क्या है, चिंता और चिंतन, चिंता बहुत बुरी होती है, चिंतन सही होता है,
तो चिंतन क्या है? चिंतन का मतलब हो गया प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, प्रात्यक्षिक प्रक्रिया या संप्रत्य अधिगम। तो सीधी सी बात है, प्रतीकों का प्रयोग ही क्या कहलाता है? चिंतन कहलाता है। ठीक है ना। अप्रत्यक्ष पथ या समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष लैंग्वेज को समझ जाना, और समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? प्रौढ़ों के लिए। किसके लिए? प्रौढ़ों के लिए। नेक्स्ट, शारीरिक और मानसिक एवं व्यक्तिगत विकास की मूल आधारशिला, जो मूल आधारशिला है, किस काल में रखी गई थी? बताओ। देखें, शारीरिक विकास एवं व्यक्तित्व के विकास की मूल आधारशिला किस काल में रखी गई थी? बताओ। देखें, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। जो भी बताएगा उसे चॉकलेट मिलेगी। जल्दी से बताओ। देखें, बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था को एक व्यक्ति ने निर्माण काल का है। अब मुझे बता दो किसने कहा है? तो तुरंत अब तक आपने उत्तर दे दिया होगा, सर फ्राइड। चलो, उत्तर लिख नहीं पाए, जिसके दिमाग में फ्राइड आ गया वो एकदम सही आ गया, है ना। और देखो, हमेशा याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि अब जैसे अब मान लो एकदम से मैं आपसे पूछ लूं कि मान लो मुझे बताओ कि विकास का जो पक्ष होता है वो कैसा होता है? वो एकीकृत होता है या नहीं होता? तो विकास का पक्ष हमेशा एकीकृत होता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो थोड़ी सी हटकर होती है, लेकिन याद रखनी चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो एक प्रश्न आया था अभी, ये कहां गया? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये रहा। संचयी प्रक्रिया, है ना। इस संचयी प्रक्रिया में क्या नए अनुभव शामिल होते हैं या पूर्व अनुभव शामिल होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमेशा पूर्व अनुभव भी शामिल होते हैं। संचय प्रक्रिया में पूर्व अनुभव शामिल होते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रश्न आपको याद होने बहुत जरूरी हैं। चलिए, आइए 41 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? इनमें से एक अवस्था किशोरावस्था की नहीं है। बताओ। देखें, कौन सी नहीं है? विरोधी मानसिक दशाएं, वीर पूजा की भावना, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास या दिवा स्वप्न की बहुलता। ये तो बहुत गजब होती है, सबसे ज्यादा प्रबल होती है वीर पूजा। मैंने अभी आपको बताया था, कोई भी समाज में बाहुबली टाइप का इंसान है तो उसके नंबर रखने में वो अपनी बहुत ज्यादा करता है ना, बड़ा ही समझता है। विरोधी मानसिक दशाएं ये तो होती है, लेकिन बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। विकास का मनोसामाजिक जो अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किसने किया? मनोसामाजिक शब्द आते ही दिमाग में आपके कौन आ जाना चाहिए? बता दो, बस जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कौन आना चाहिए? आ गया होगा अब तक तो। आप कंफ्यूज यहां भी होगे, यहां भी होगे। इसका उत्तर यह निकलेगा जिसने 8 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? मैंने आपको अभी आज की क्लास में यह बताया कि 8 अवस्थाएं बताई गई है। अच्छा, आप पूछ लिया कि भाई ये मनोसामाजिक जो सिद्धांत है ये दिया कब था? एक प्रश्न है, 1863 में दिया था या 1963 में दिया था? बस इतना सा बता दो। तो 1863 का रोड़ा ही नहीं है, 1963, याद रखना। नेक्स्ट, विकासात्मक जो कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो विकासात्मक शब्द आते ही गलत मत कर देना। आपके दिमाग में विकासात्मक आते प्याजे दिमाग में आता है, लेकिन यहां प्याजे नहीं है, यहां इसका उत्तर होगा हैविंग हर्स्ट। क्या होगा? हैविंग हर्स्ट। ये आ गया अब सरल क्वेश्चन। संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता बताई जाती है। बताओ। देखें, कौन सी बताई जाती है? संवेग की प्रथम सामान्य विशेषता कौन सी है? सहयोग में, संघर्ष में, उत्तेजना के रूप में या डर के रूप में? संवेग हमेशा उत्तेजित करते हैं, यह सबसे पहली सामान्य विशेषता है। बालक का विकास तीव्रगामी होता है। कब होता है तीव्रगामी? ये बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। बालक का विकास तीव्रगामी होता है और ये विवादित प्रश्नों में आता है। कैसे? जैसे इसमें तो ऑप्शन बहुत सही दिए हुए हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, कहीं कहीं आप लिखोगे गर्भावस्था से 2 वर्ष तक, कहीं कहीं आप ये भी लिखा हुआ देखोगे। ठीक है, तो एक तो बालक का विकास तीव्रगामी होता है, 2 से 2 वर्ष तक होता है। एक जब वो 15-16 की उम्र में पहुंच जाता है, 15-16 की उम्र में पहुंच जाता है, मान लो वो उत्तर नहीं हो, तो भी इनका विकास जो होता है ना वो तीव्रगामी होता है। इस बात को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जैसे एक चीज यहां पे और याद आ गई, जैसे मान लो मानसिक विकास, आपसे मैं पूछा एक प्रश्न है, मानसिक विकास की आयु बताओ मुझे। जब बालक का सर्वाधिक मानसिक विकास होता है, बताओ, जब उसके माइंड में उथल पुथल मचती है ना, कुछ वो कंक्लूजन पे आता है, वो मानसिक विकास की आयु, चलो मैं आपको व्यक्ति का नाम दे देता हूं, स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने इस समय को उथल पुथल का काल कहा है, कि उथल पुथल की आयु भी कहा है।
मैंने दो लैंग्वेज बता दी, एक मानसिक विकास की आयु और एक उथल पुथल की आयु। स्पीयरमैन ने कितनी बताई है, मुझे तो बस इसका उत्तर चाहिए। तो आपने उत्तर दे दिया होगा, दिया या नहीं दिया? 14 से 16 वर्ष। क्या है? 14 से 16 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किशोरावस्था के समय में बालक का मानसिक विकास पहुंच जाता है पतन की ओर, सर्वाधिक या अत्यधिक समस्याग्रस्त या आसान जीवन। ये भी एक मतलब कंफ्यूज, पतन की ओर तो होगा ही नहीं, आसान जीवन की भी होगा नहीं, सर्वाधिक या अत्यधिक समस्याग्रस्त, ये बता दो बस। तो बालक का जो मानसिक विकास होता है ना, अपने अभी हम पढ़ के आए अपने टॉप पर पहुंच जाता है, यानी सर्वाधिक मानसिक विकास वहीं होता है। उसके बाद घड़ा पक जाता है और पकने के बाद कुछ नहीं होता, फिर के गुरुजी मान समझ में कौन आवे, तो जिस टाइम समझने री उम्र ही ना, बी टाइम समझा को नहीं, अब कठू समझ आसी, अब तो घड़ो पक चुक्यो है। लॉरेंस भाई साहब कोहलरबर्ग, पूरा नाम पढ़ लेना, ठीक है ना? हाँ, लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ देखें, बताओ जल्दी। कोहलरबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर बना रहता है कब? तो वो है दोस्तों 10 से 13 वर्षों तक, 10 से 13 वर्षों। कुछ किताबों में आपको 6 से 13 वर्षों तक भी मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? यानी 6 वर्ष से स्टार्टिंग होती है, प्रारंभ है, लेकिन वो सर्वाधिक जो है परंपरागत मूल रूप से एकदम एग्जैक्ट 10 से 13 वर्ष तक के समय को ही माना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं अपने। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या है? भाई किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द में अगर बताओ तो क्या है? सीधा है, परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है, ठीक है ना? मार्ग निर्देशन व्यक्ति को, जो मार्ग निर्देशन होता है, जिसे बोल सकते हैं मार्गदर्शन बोल सकता है, व्यक्ति विकसित करने में सहायता देता है। जब आपको कोई गाइडेंस मिलता है तो क्या चीज विकसित होती है? कौन सी चीज विकसित होती है? आप प्रश्न पर समय दे दो, उत्तर अपने आप है। हमारी क्षमताएं विकसित होती है, खुशी थोड़ी होती है, संबंध थोड़ी होता है, बुद्धि थोड़ी विकसित होती है, हमारी क्षमताएं विकसित होने लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। आप देखो कि किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देता? मतलब किशोरावस्था में व्यक्ति दिवा स्वप्न में होता है बालक, तो बताओ कौन सा ऐसी चीज है जो आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देती? बताओ देखें। आपने उत्तर दे दिया होगा, मूर्त चिंतन आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। अमूर्त चिंतन तर्क शक्ति की अपेक्षा कर अधिक उपयोगिता ये करता ही है, वो अध्ययन को केंद्रित करने की ये, लेकिन मूर्त चिंतन आपको दिखाई नहीं देता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है? जब वह क्या करता है? किशोरावस्था से गुजरता है। ये बात अपनी पुस्तक में किसने लिखा है? स्किनर, हल, टॉलमैन या फिर स्टैनले हॉल? बताओ देखें। स्टैनले हॉल, इसका उत्तर क्या होगा? स्टैनले हॉल। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, उच्चतम विकास की स्थिति में या नकारात्मक स्थिति में? बताओ देखें। ये प्रश्न वास्तव में अच्छा प्रश्न है। उच्चतर विकास की स्थिति होगा या नहीं होगा? नहीं, टॉप पर होता। मैं अभी बता के भी आया था उच्चतम स्थिति में। अच्छा, जैसे ये प्रश्न आया था कि नहीं, ठीक है, ये नहीं, एक प्रश्न आया था पीछे, ये रहा। मूर्त चिंतन की आयु कौन सी होती है? भाई आप बता सकते हो मुझे? कोई मूर्त चिंतन की आयु कोई बताएगा? कमेंट करेगा? जरूर करना, मैं देखूंगा। 7 से 11 वर्ष। ये कमेंट किया है क्या आपने? नहीं किया तो यही करना चाहिए था। हाँ, ठीक है। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेद, जिज्ञासा से संबंधित संवेद को, जहां जिज्ञासा होगी वहां आश्चर्य, भय, क्रोध, विषाद क्या होगा? क्रोध नहीं होगा, भय नहीं होगा, विषाद दुख थोड़ी होता है, वहां आश्चर्य होता है। उत्तर अपने आप दे रहा है, जैसे कोई हिंदी का प्रश्न हो। ये किशोरावस्था काल में 15 और 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार कितने ग्राम हो जाता है? कल वाला सेम प्रश्न आ गया। बताओ देखें उत्तर फटाफट। आपने दे दिया होगा, जिसने कल क्लास देखी थी उसने तुरंत सी कमेंट कर दिया होगा। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था है, ये अभी पढ़ के आए थे अपन, चौथे चरण पढ़ के आए थे क्या? 5वीं अवस्था पूछा है। कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था बताओ देखें कौन सी है? चौथी कानून वाली थी, 5वीं सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, ये प्रश्न, अच्छा ये तो आ गया था शायद प्रश्न। हैविंग हर्स के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? बताओ देखें कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है?
अपनी शारीरिक रचना को स्वीकारना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना, सामाजिक उत्तरदायी व्यवहार को स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना, स्वयं के प्रति स्वास्थ्य अभिवृत्ति का निर्माण, अपने माता पिता और अन्य वयस्कों के संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। बाकी तीनों हैं स्वयं के प्रति स्वास्थ्य अभिवृत्ति का निर्माण, ये इसका राइट आंसर है। प्याजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। संक्रमण अवस्था, संकल्पना अधिगम अवस्था, रचनात्मक अवस्था, आत्मकेंद्रित अवस्था। नीचे दिए गए कोड में से सही। प्याजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। हाँ, ये तो सरल है, बताओ देखें। विकास की अवस्थाएं, हाँ बिल्कुल मिल गया उत्तर। बताओ देखें, इतनी देर में आपको उत्तर मिल जाना चाहिए। 57 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन में से एक है। मिल गया या नहीं मिला? मिल गया, बहुत इजी है। संक्रमण अवस्था हम कल ही पढ़ा था हमने, और आत्म केंद्रित अवस्था, ये दोनों। तो इसमें क्या मतलब हो जाएगा? ए और डी। नेक्स्ट, कौन सी अवधि यौनारंभ, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? बताओ देखें, कौन सी अवधि यौनारंभ, यौवन का आरंभ, एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है? गजब प्रश्न है ये, पहले मैंने शायद कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन अब बताओ देखें आप। तो वो मानी जाती है 13 से 16 वर्ष। अब कोई फिक्स एज तो है नहीं, 13 से 16। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। ये गजब है, ठेका निर्धारण। बताओ देखें किससे संबंधित है? ये कोहलरबर्ग से संबंधित है ना। नेक्स्ट, कोहलरबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? आज देखो कोहलरबर्ग के क्वेश्चन ज्यादा हैं, क्योंकि मुझे जब मैंने टॉपिक के ऑब्जेक्टिव देखे तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा कि निश्चित रूप से कोहलरबर्ग आपको एक प्रश्न देकर जरूर जाएगा, और इस कारण से मैंने कोहलरबर्ग के जो जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे नैतिक विकास के, वो निकालने का प्रयास किया। दूसरे भी निकाले हैं, जैसे ये पढ़े, बहुत से भी, ऐसी बात भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति क्रोध करता है, यह बहुत आसान है, किंतु सही व्यक्ति के साथ सही मात्रा में, सही समय पर, सही प्रयोजन हेतु सही ढंग से क्रोध करना आसान नहीं है। क्या गजब परिभाषा दी है जिसने भी दी है। बताओ ये किसने दी है? ये वो किसकी परिभाषा है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब आप पहुंच गए मैं जहां आपको पहुंचाना चाहता हूं, अरस्तु। यह परिभाषा किसकी है? अरस्तु की परिभाषा है, ठीक है। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है, ये तो बहुत। और जब बाधाएं आती है तो हमें सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी हमें सैनिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए परिभाषा कौल सैनिक की है। किसकी है ये परिभाषा? कौल सैनिक की है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरता पूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? अब इसे मैंने कैसे याद किया था? नाजुक होता है सबसे ज्यादा गुलाब का फूल, सबसे नाजुक होता है, बहुत सॉफ्ट पत्तियां होती है। गुलाब के फूल की जरूरत कब पड़ती है? अरे गुरुजी कई चीज सिखाया था, है ना। गुलाब के फूल की जरूरत कहां पड़ी? वैलेंटाइन। क्यों? उस दिन अपराधियों को भी आप गुलाब देकर उनके परिवर्तन हृदय कर सकते। इस तरह से आप आनंद के साथ अगर पढ़ोगे तो परिभाषाओं को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, एक दो चीज कैच कर लोगे, लिंक कर दोगे, हमेशा के लिए याद रह जाएगी। अब नाजुक समय आएगा ना, तुम्हें आधी रात को उठा के पूछ लेना कि नाजुक है, तो सीधा बोलोगे गुलाब। कब जरूरत पड़ी? बोलो वैलेंटाइन। ये लो। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषाओं में है। यह कथन किसका है? बताओ देखें। 64, ये मेरा फेवरेट है, मैंने कल भी बताया था। जन्मावस्था से वृद्धावस्था वाला कौन है? क्रो एंड क्रो का याद कर लेना। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलती है। दो आप याद कैसे करो? क्रो एंड क्रो साथ साथ चलते हैं हमेशा, अकेला क्रो नहीं आएगा, क्रो एंड क्रो साथ साथ चलेगा। किशोरों के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं होना चाहिए। समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं होना चाहिए। आलोचनात्मक उपागम है ये आलोचना करता है। कुछ प्रश्न तो कोई खास नहीं है। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किनका है? स्टेवियर, मैक्रोगो, ग्रेने या टेवर्स? अब ये तो अजीब सा प्रश्न है, ये सब नहीं आता, यूं मान लीजिए।
बोलो सर ये थोड़ी होता है, नहीं ऐसे नहीं आते हैं। मानव संस्कार का क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है, जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं होता है, यह कथन किनका है? मानव संस्कार। मानव संस्कार माने कि न माने, माने से कर दो गहने। मानव संस्कार गहने कि नहीं गहने, मानव संस्कार गहने कि नहीं गहने, माने कि नहीं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? बताओ देखें, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? परिपक्वता एवं आर्थिक स्थिति, पर्यावरण एवं परिपक्वता, परिपक्वता व अधिगम, और अधिगम व वातावरण। बताओ देखें, ये भी गजब प्रश्न, बहुत गजब प्रश्न है, और ये मुझे पता है कि पिछले एग्जाम में आया हुआ है। परिपक्वता व अधिगम, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने कौन से कारकों को संवेगात्मक विकास के लिए उत्तरदायी माना है? तो संवेगों के विकास के लिए परिपक्व होना बहुत जरूरी है, और अधिगम, दोनों ही उत्तरदायी हैं। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, यह कथन किसका है? बहुत सिंपल, ये तो आपको सबको, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, इसीलिए दोनों को हमें क्या करना पड़ता है? अलग अलग लॉक करना पड़ता है। तो ये लो हर लॉक, दोनों को अलग अलग लॉक करना पड़ेगा, इसीलिए हर लॉक। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? भय, बीमारी, पीड़ा, स्वतंत्रता। ऐसा प्रश्न कितने सरल लगते हैं, होते नहीं है। मुझे सबसे कठिन यही लगते हैं, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों पर विचार कम करते हैं और जल्दी से इसका उत्तर बताने का प्रयास करते हैं, जैसे आपने बता भी दिया होगा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये देखो कि कौन सा कारण बच्चे में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है, और वो कब होगी? जब बच्चा भयभीत होगा ना, तो वो अनुशासन का पालन नहीं करेगा, ठीक है ना। बीमारी के कारण नहीं होता। संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने, उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह किसने कहा था? ये शायद मैंने पहले बता दिया, वही व्यक्ति है। बताओ देखिए किसने कहा था? संवेग शब्द किसी प्रकार के आवेश में आने वाले, भड़क उठने, उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह कथन किसने कहा था? बताओ देखें, ये उसी ने कहा था जिसकी परिभाषा हम आर्थर टी जर्सिल्ड। कौन है? जर्सिल्ड। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है, बहुत अधिक संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है। मतलब सबसे ज्यादा संवेगात्मक संघर्ष किस चीज से उत्पन्न होता है? पीड़ा, भय, उत्तेजना या क्रोध? तो वो होता है क्रोध। क्रोध में व्यक्ति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। के मैकिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलते में झिझकते हैं, वो जिससे संबंधित होते हैं, वह मतलब जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं, ऐसे बच्चे किस चीज से संबंधित होते हैं? बताओ देखें, किस वर्ग में रखा जाता है ऐसे बच्चों को? जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं उनको रखा जाता है प्रत्याहार वर्ग में। किसमें रखा जाता है? प्रत्याहार वर्ग में, है ना। अब आप क्या करो, इस क्लास को ना एक बार अभी देख लीजिए, अगर जिसने लाइव, सुबह उठ के इसको स्पीड से करके 10 मिनट इसको एक रिवीजन और मार लेना, या चलो मैं पीपीटी डालू ना, तो इसको पीपीटी को एक बार और देख लेना, फायदा होगा। मैंने कहा ना, 8 घंटे पढ़ रहे हो तो 10 कर दो, 10 पढ़ रहे हो तो 12 कर दो, 12 है तो 14 कर दो, और 14 है तो 16 तक भी जाना पड़े तो चले जाओ, मगर हमें सिलेक्शन लेना है। हमें सिलेक्शन लेना है ताकि हम ये बता सकें कि मेहनत कभी किसी का ऋण नहीं रखती। निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन गलत होने भी नहीं चाहिए। आदर, निवास स्थान, पशु, ये क्या कह रहा है? अमूर्त स्थायी भाव है। अच्छा, 3 बिल्कुल गलत हैं। देखो, ये स्थायी भाव हो सकता है क्या? इम्पॉसिबल। पशु को स्थायी भाव होता है क्या? नहीं होता। ये स्थायी भाव थोड़ी है, हमेशा क्रोध थोड़ी रहता है, नहीं। आदर ये एक स्थायी भाव है। व्यवहार में करना जो पक्ष है, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है? ये सीखने का गतिक सिद्धांत है या भावात्मक है? बाकी नीचे वाले दोनों नहीं है। अब ऊपर वाले दोनों देख के बता दो, इसमें ऐसे क्वेश्चन गलत करने ही नहीं चाहिए। बताओ। तो सिंपल सी बात है, करना मतलब क्रिया, सीखने का गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र। किशोरावस्था में किशोर किशोरियां अध्ययन के साथ साथ टीवी देखना, रेडियो व ग्रामोफोन सुनना पसंद करते हैं। यह विचार किसका है? बताओ देखें। मतलब ये क्या हो रहा है? बच्चों में विकास हो रहा है। पहले रेडियो सुनते थे, उससे पहले ग्रामोफोन सुनते थे, फिर वो टीवी देखने लगे, तो ग्रामोफोन से रेडियो, रेडियो से टीवी, क्या हो रहा है? विकास। और विकास होता है तो क्या होता है? जीन पियाजे।
जीन पियाजे। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। कैसे कैसे पता चलेगा कि इसको शारीरिक विकास हुआ या नहीं? मूल्यांकन करना है तो शरीर की ऊंचाई व भार नहीं, हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा नहीं, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा, उसके कंधों की चौड़ाई, ये कार्यों के द्वारा, उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा ही पता लगाया जाता है। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम में का अनुसरण करता है? बाहर से भीतर की ओर, शीर्ष पदीय, एक पार्श्वीय या विशिष्ट से सामान्य? बताओ देखें तो पता, आपको पता है, तुरंत पता है, आपको पता है विकास जो होता है वो सिर से पैर, ना कि पैर से सिर। ठीक है, नेक्स्ट, किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? देखिए फिर से गांधारी मोड आ गया है। किशोर अधिगमकर्ता के संज्ञान से कौन सा कार्य संबंधित नहीं है? बताओ 78 में, और वो है वर्गीकरण करना, वो है वर्गीकरण करना। एक शायद प्रश्न आता है कि वर्गीकरण करने की आयु कौन सी होती है? 7 से 11 वर्ष, वही नैतिक विकास वाली। ऐसा शायद मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने शेयर कर लिया आपसे। बताओ देखें, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है? मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है, और वो आपने देखते ही उत्तर मिल गया होगा। मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा में 15 से 20 वर्ष पहुंच जाता है। किसके अकॉर्डिंग? वुडवर्थ। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार ये अपने टॉप सीमा पर पहुंच जाता है ना। अब अगर 80 नंबर क्वेश्चन आप देखो, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? अगर मान लो किसी में संवेग उथल पुथल मचा रहे हैं तो उसको नियंत्रण करने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा माना जाता है? बताओ देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, तो आपके होना चाहिए। देखो इसका उत्तर होता है शोधन। युक्तिकरण, प्रक्षेपण, दमन नहीं, शोधन। शोधन क्या होता है? शोधन क्या करता है? जो गलत संवेग है, जो गलत संवेग हैं उनको सही संवेगों की ओर मोड़ता है, की ओर मोड़ता है, ये होता है। इसलिए ये शोधन कहलाता है। इसका उत्तर क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। और इसी के साथ अपनी क्लास पूरी होती है, और आप सबसे मेरा यही कहना है कि इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, आज हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। 1 रुपए का एक टेस्ट है, 51 टेस्ट है। अब टेस्टों की संख्या 51 से ज्यादा भी होगी, क्योंकि जितने हमारे पास ऑब्जेक्टिव हैं हम दिन ब दिन, तो दिन में 1 घंटा ऑब्जेक्टिव वहां ऐप में जरूर देखें। मैं 1-2 वीडियो में कल के या नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आप जो टेस्ट देते हो उसको वापस सॉल्यूशन कहां देख सको। दूसरा, मैं आपको कोशिश करूंगा पीडीएफ ही अवेलेबल करवा दूं, ताकि माथाफोड़ी नहीं रहे और आप लोग जो हैं बढ़िया तरीके से जो हैं टेस्ट दे सको। इसलिए ये प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि यहां तो फिर भी पता नहीं चलता मूल्यांकन। वहां जब आप 100 क्वेश्चन हल करोगे और रिजल्ट देखोगे, तो अब एक साथ अगर मान लो तुम लोग कितने स्टूडेंट ज्वाइन करते हो, लगभग मान लो 400 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट, जितने भी एक बार पहले टेस्ट में, फिर बढ़ते जाएंगे निश्चित रूप से, मान लो देते हो, तो उसमें आपको रैंक का अंदाजा लगता है। आपको रैंक, और रैंक से आपको थोड़ा अपनी तैयारी का अनुमान लगेगा। इसलिए आप जरूर, और मैं देखो मेरी टेस्ट सीरीज करवाने का तरीका अलग होता है, मैं हमेशा शेड्यूल वाइज करवाता हूं। तो सर इनका शेड्यूल मिलेगा? बिल्कुल शेड्यूल मिलेगा। ये जो आपको शेड्यूल दिया हुआ है ना, इसी के अकॉर्डिंग टेस्ट डालेंगे, ताकि हम आगे बढ़ रहे हैं ना, आप पिछला भूलते ना चलो। आप यहां अभी चल रहे हो यहां पर, तो आप पिछले वाले भी खाली बैठे बैठे रिवीजन करते रहो, ताकि पिछला भी भूलो नहीं और आपका रिवाइज हो जाए। फिर अपने मेजर टेस्ट आएंगे, फिर रिवाइज हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूं, आप आज ही इसे हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और वो टेस्ट से जरूर ज्वाइन करें। 5 तारीख से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात, क्लास को निश्चित रूप से कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि 40 दिन तक का जो भार है हमने संभाला है, हम कोई बड़े भी नहीं है, और मैं घमंड भी नहीं कर रहा, और न ही मैं बार बार कह के जता रहा हूं, बल्कि मेहनत कर रहे हैं। इसलिए आपसे कहेंगे निश्चित रूप से आप शेयर जरूर किया करो और स्टेटस जरूर लगाया करो, क्योंकि इसके बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी, फर्स्ट ग्रेड RAS असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3rd पेपर, तब हम थ्योरिकल विद ऑब्जेक्टिव करके बहुत शानदार क्लासेस देंगे। और राजस्थान जी के आपको इस तरह से करवाने वाले हैं कि उसके बाद राजस्थान का एग्जामिनर किस टाइप का भी क्वेश्चन दे दे, गलत एक भी नहीं जाने देंगे। हमारी ओर से यही
लगातार यही चर्चाएं हो रही है, रणनीति भी यही तैयार की जा रही है। इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस एक महीने में अपने चैनल को 50,000 से 1 लाख तक पहुंचाने में सहयोग करें। आप निश्चित रूप से ये सहयोग करें, फिर देखिए नरेंद्र दान चरण आप लोगों के लिए कितना कुछ करता है, कितना बेस्ट करता है और अगली भर्तियों में सिलेक्शन की बाढ़ जो है वो आएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सिलेक्शन का महत्व समझता हूं और वो जो 4 आंखें हैं ना आपके माता और पिता, उन लोगों की मैं देखना चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। और आप में से कोई बच्चा मुझे कमेंट करे कि सर आज सिलेक्शन लेने के बाद जब मैं अपने माता पिता के पैर छुए तब उनकी आंखों में वो खुशी थी, तो सर आप मुझे उस खुशी को देखकर आपकी याद आ गई, मैं याद आ गया, मैं समझ लूंगा हमारी मेहनत साकार हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि।